श्रोताओं का सृष्टि और संसार की इस विशेष हिंदी प्रस्तुति में स्वागत है। ये हमारी लोकप्रिय गुजराती टॉक सीरीज का एक खास अंक है जो अगस्त्य ऋषि पर केंद्रित है। और हाँ, अगर आप पूरी गुजराती सीरीज सुनना चाहें तो वो स्पॉटिफाई और यूट्यूब पर भी है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम सब ने बचपन से वेदों और पुराणों में ऋषियों की कई कहानियां सुनी हैं, अद्भुत, चमत्कारिक, प्रेरणा देने वाली। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन कहानियों की परतों के नीचे क्या छिपा हो सकता है? आज हम खास तौर पर अगस्त्य ऋषि से जुड़ी कथाओं को थोड़ा कुरेदेंगे और देखेंगे कि क्या इनमें केवल नैतिकता या चमत्कार ही है या फिर गहरे खगोलीय रहस्य भी। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने। हमारे प्राचीन ग्रंथ तो ज्ञान के अथाह सागर हैं, सच में। अक्सर जिन्हें हम केवल पौराणिक कथा या माइथोलॉजी कह देते हैं ना, उनमें उस समय के समाज, दर्शन और कई बार तो आप यकीन नहीं करेंगे, आश्चर्यजनक रूप से सटीक वैज्ञानिक और खगोलीय अवलोकन भी कोड किए हुए मिलते हैं। अच्छा, आज हम अगस्त्य ऋषि से जुड़ी कुछ ऐसी ही मान्यताओं पर और खास तौर से रूपा भाटी जैसे शोधकर्ताओं के काम पे नजर डालेंगे, जिन्होंने इन कथाओं को समझने की एक नई ही दिशा दी है। अच्छा, तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये ज्ञान यात्रा। सबसे पहले अगर हम ऋग्वेद की बात करें, हमारा सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ, उसमें ऋषियों का जिक्र तो बार बार आता है। आमतौर पर हम ऋषि तपस्वी या ज्ञानी समझ लेते हैं, पर वैदिक संदर्भ में इनका कुछ और भी महत्व था क्या? जी, वैदिक संदर्भ में ऋषि सिर्फ ज्ञानी या तपस्वी नहीं है, उन्हें दृष्टा कहा गया है। दृष्टा? हाँ, दृष्टा यानी वो जिन्होंने सत्य का, ब्रह्मांडीय नियमों का दर्शन किया हो, साक्षात्कार किया हो। उनकी कही बातें, जिन्हें हम सूक्त या मंत्र कहते हैं, वो उनके गहरे अनुभव और अवलोकन का नतीजा मानी जाती हैं। और हाँ, उनकी कहानियां अक्सर प्रतीकात्मक होती हैं। उनमें नैतिक उपदेश तो होते ही हैं, पर कई बार खगोलीय घटनाओं के वर्णन भी छुपे होते हैं। अगस्त्य ऋषि की बात करें तो दो कहानियां तो बहुत ही फेमस हैं। एक तो वो विंध्य पर्वत को झुकाने वाली, हाँ, और दूसरी समुद्र पी जाने वाली। बिल्कुल, हम सबने सुनी है, हाँ। पर आमतौर पर लोग इन्हें कैसे याद रखते हैं? हाँ, ये कहानियां तो घर घर में सुनी जाती हैं। विंध्य पर्वत वाली कथा में कहते हैं कि विंध्या को अपनी ऊंचाई पर इतना घमंड हो गया, अहंकार, बिल्कुल अहंकार, कि वो बढ़ते बढ़ते सूर्य और चंद्रमा का रास्ता ही रोकने लगा। अब देवता परेशान, सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब वे अगस्त्य ऋषि के पास गए मदद के लिए। और अगस्त्य ऋषि ने क्या किया फिर? अगस्त्य ऋषि अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ दक्षिण दिशा की ओर यात्रा पर निकले। रास्ते में वो विशाल विंध्य पर्वत पड़ा। विंध्य ने ऋषि को देखा तो सम्मान में झुक गया, प्रणाम किया। तब अगस्त्य ऋषि ने कहा, हे पर्वतराज, हम दक्षिण जा रहे हैं। जब तक हम लौट कर ना आए, तुम इसी तरह झुके रहना, ताकि हमारी यात्रा में कोई बाधा ना आए। ऐसा कहकर वे दक्षिण चले गए और कहते हैं कि अगस्त्य फिर कभी उत्तर लौटे ही नहीं और विंध्य पर्वत हमेशा के लिए झुका ही रह गया। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। और वो समुद्र पीने वाली कथा? वो भी कुछ ऐसे ही है, देवताओं की मदद से जुड़ी हुई। कथा है कि वृत्रासुर के मारे जाने के बाद उसके कुछ साथी थे, कालेय नाम के असुर। अच्छा, वो समुद्र में जाके छिप गए और रात में निकलकर ऋषियों को सताते थे। देवताओं ने फिर अगस्त्य से प्रार्थना की। तब अगस्त्य ने अपनी अंजरी में, सोचिए, पूरा समुद्र भर लिया और पी गए। पूरा समुद्र? हाँ, पूरा समुद्र पी गए। समुद्र सूख गया, असुर सामने आ गए और फिर वो मारे गए। बाद में देवताओं के कहने पर उन्होंने जल वापस छोड़ दिया। तो आमतौर पर लोग इन कथाओं को ऋषि के असीम सामर्थ्य, तप की शक्ति, अहंकार का नाश और कर्तव्य निष्ठा, इन सब चीजों के प्रतीक के रूप में देखते हैं। ये तो हुई वो बातें जो हम अक्सर सुनते आए हैं। लेकिन आपने शुरू में कहा कि इन कथाओं में गहरे खगोलीय रहस्य भी हो सकते हैं। जी, यहीं पर शायद वो रूपा भाटी जी का शोध पत्र आता है, रिविजिटिंग अगस्त्य विंध्या लोर विद अ न्यू एविडेंस फ्रॉम पराशर तंत्र। ये क्या कहता है? बिल्कुल, यहीं से कहानी एक नया और मैं कहूंगी बेहद रोमांचक मोड़ लेती है। रूपा भाटी का ये शोध पराशर तंत्र नाम के एक प्राचीन खगोल विज्ञान ग्रंथ पर आधारित है। इस ग्रंथ में कौशिक नाम के एक शिष्य हैं, वो अपने गुरु पराशर से एक बड़ा ही सटीक सवाल पूछते हैं। क्या सवाल? वो कहते हैं कि गुरुदेव, दक्षिण दिशा में एक बहुत चमकदार खगोलीय पिंड दिखाई देता है, तारा जैसा, पर वो नक्षत्रों के समान ही रास्ते पर नहीं चलता। नक्षत्र तो ज्यादातर क्रांतिवृत्त के आसपास चलते हैं ना, सूर्य के रास्ते के पास। बिल्कुल। पर ये पिंड वैसा नहीं है। और ये मॉनसून या शरद ऋतु के अंत में
कुछ ही दिनों के लिए दक्षिण में क्यों उगता है? अरे वाह, ये तो बिल्कुल किसी खगोल शास्त्री का सवाल लग रहा है। तो गुरु पराशर ने क्या जवाब दिया? कोई गणना बताई? नहीं, यही तो बात और दिलचस्प हो जाती है। पराशर ने जवाब में वही विंध्य पर्वत वाली पूरी कहानी सुना दी। क्या कहानी सुना दी? हाँ, लेकिन कहानी के अंत में उन्होंने एक ऐसी पंक्ति जोड़ी जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा कि विंध्य को हमेशा झुकाए रखने के लिए, उसे बढ़ने से रोकने के लिए अगस्त्य दक्षिण में ही उगते और अस्त होते हैं। दक्षिण में ही उगते हैं और अस्त होते हैं। जी, राइजेस एंड सेट्स इन द साउथ ओनली। जी, ये वाक्य कमाल का है। ये सीधे सीधे ऋषि अगस्त्य को एक खगोलीय पिंड से जोड़ रहा है, वो पिंड जो दक्षिण में उगता और अस्त होता है। और ये साफ इशारा है अगस्त्य तारे की तरफ, जिसे आज हम कैनोपस कहते हैं, आसमान का दूसरा सबसे चमकदार तारा। अच्छा, तो मतलब ऋषि की कहानी और तारे की कहानी दोनों एक साथ चल रही हैं। बिल्कुल। और पराशर ने इसे कैसे प्रस्तुत किया ये भी देखिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कोई नई खोज है या मेरा सिद्धांत है। उन्होंने इसे श्रुतपूर्व कहा। श्रुतपूर्व मतलब जैसा कि पहले सुना गया है। ये दिखाता है कि पराशर के समय में भी ये ज्ञान और ये कहानी बहुत पुरानी मानी जाती थी, एक स्थापित परंपरा का हिस्सा थी। तो विंध्य को झुकाने की कहानी सिर्फ ऋषि के दक्षिण जाने की कहानी नहीं है, बल्कि अगस्त्य तारे यानी कैनोपस के आकाश में स्थान बदलने की कहानी भी हो सकती है। तारे का स्थान बदलना, पर तारे तो हमें स्थिर लगते हैं। ये कैसे होता है? यहीं पर हमें एक बहुत महत्वपूर्ण खगोलीय घटना समझनी होगी। उसे कहते हैं पृथ्वी का अक्षीय झुकाव का अयन, या अंग्रेजी में प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्सेस। अच्छा, प्रिसेशन। जी, देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है जिससे दिन रात होते हैं, पर यह धुरी एकदम सीधी नहीं है, थोड़ी झुकी हुई है, करीब 23.5 डिग्री। हाँ, ये तो पता है। लेकिन ये झुकी हुई धुरी भी स्थिर नहीं है। ये बहुत धीरे धीरे एक लट्टू की तरह डगमगाती है, घूमती है। लट्टू की तरह? हाँ, जैसे लट्टू घूमते हुए लड़खड़ाता है ना, वैसे ही। ये डगमगाहट इतनी धीमी है कि इसका एक पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग 26,000 साल लगते हैं। 26,000 साल? अरे बाप रे, बहुत लंबा समय है। तो इस डगमगाहट से होता क्या है? इस डगमगाहट के कारण हजारों सालों के स्केल पर हमें आकाश में तारों की पोजीशन बदलती हुई दिखती है। जिस तारे को आज हम ध्रुव तारा कहते हैं, पोलैरिस, वो हमेशा से ध्रुव तारा नहीं था और भविष्य में भी नहीं रहेगा। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि पृथ्वी की धुरी की दिशा बदल रही है, तो उसकी सीध में दिखने वाला तारा भी बदल जाता है। इसी तरह बाकी तारों की स्थिति भी आकाश में धीरे धीरे बदलती है कि वो किस मौसम में दिखेंगे, कितनी ऊंचाई पर दिखेंगे, ये सब बदलता है। तो क्या अगस्त्य विंध्य कथा इसी 26,000 साल वाले चक्र में अगस्त्य तारे मतलब कैनोपस की बदलती स्थिति का ये वर्णन है? रूपा भाटी और दूसरे शोधकर्ता काफी हद तक यही मानते हैं। कथा में विंध्य पर्वत का बढ़ना, शायद तारे का आकाश में धीरे धीरे उत्तर की ओर आना हो सकता है, और अगस्त्य का दक्षिण जाकर उसे रोकना या झुकाना, वो शायद तारे का वापस दक्षिण की ओर जाना या फिर एक खास अक्षांश जैसे विंध्य क्षेत्र के अक्षांश से दिखना बंद हो जाना, ये हो सकता है। ये तो बहुत ही रोमांचक व्याख्या है। अच्छा, क्या अगस्त्य नाम का भी कोई खगोलीय अर्थ निकलता है? हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प है। अगस्त्य नाम की एक व्युत्पत्ति बताई जाती है, न गच्छति इति अघ। न गच्छति इति अघ? हाँ, मतलब जो चलता नहीं, स्थिर है। ये शायद उस स्थिति की ओर इशारा करता है जब कोई तारा ध्रुव तारे की तरह स्थिर दिखाई देता है। और एक दूसरी व्युत्पत्ति है अगम स्त्यायति। अगम मतलब पर्वत, स्त्यायति मतलब रोकता है, जमा देता है या स्थिर कर देता है। तो ये शायद तारे के प्रिसेशन के कारण गतिमान होने और फिर एक निश्चित सीमा जैसे विंध्य पर्वत का अक्षांश उसको पार करने या उससे नीचे जाने का संकेत हो सकता है। मतलब नाम में भी संकेत छिपे हैं। और इससे भी बड़ा मतलब पुख्ता प्रमाण मिलता है अमरकोश से। अमरकोश, वो प्रसिद्ध संस्कृत डिक्शनरी। जी वही। अमर सिंह ने अपने अमरकोश में ध्रुव तारे के पर्यायवाची शब्द गिनाए हैं और उसमें वो लिखते हैं ध्रुव औत्तानपादीयः स्यात् अगस्त्यः कुंभ संभवः। अगस्त्यः कुंभ संभवः। हाँ, यानी ध्रुव तारे के नामों में अगस्त्य और कुंभ संभव, जो अगस्त्य का ही दूसरा नाम है, भी शामिल हैं।
ये एक बहुत मजबूत साहित्यिक साक्ष्य है कि प्राचीन भारत में लोगों को यह पता था कि अगस्त्य तारा यानी कैनोपस भी कभी दक्षिणी ध्रुव तारा रह चुका है। अगस्त्य तारा दक्षिणी ध्रुव तारा था, ये कब की बात है और क्या इसका कोई और भी प्रमाण मिलता है? हाँ बिल्कुल, खगोलीय गणना और जो आजकल सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है वो दिखाते हैं कि कैनोपस लगभग 13,000 ईसा पूर्व से 11,000 ईसा पूर्व के बीच दक्षिणी खगोलीय ध्रुव के बहुत करीब था। 13,000 से 11,000? हाँ, ईसा पूर्व जी। यानी वो उस समय का दक्षिणी ध्रुव तारा था। उस समय वो दक्षिणी आकाश में लगभग स्थिर दिखाई देता होगा। और याद कीजिए रामायण का किष्किंधा कांड, जब सुग्रीव वानरों को सीता जी की खोज में दक्षिण दिशा में भेजते हैं। हाँ। तो वो महेंद्रगिरी पर्वत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वहां से तुम्हें दक्षिण में तेजस्वी अगस्त्य दिखाई देंगे। और उसी सर्ग में जब उत्तर दिशा का वर्णन करते हैं तो ब्रह्म राशि का उल्लेख आता है, जिसे विद्वान वेगा तारे से जोड़ते हैं, जो उस समय उत्तरी ध्रुव तारा था। अरे, तो सोचिए, रामायण का ये वर्णन एक ही समय में उत्तर में वेगा और दक्षिण में अगस्त्य का ध्रुव तारों के रूप में दिखना, ये लगभग 12,000 से 13,000 ईसा पूर्व की खगोलीय स्थिति से एकदम सटीक मेल खाता है। ये तो अद्भुत है। मतलब रामायण में वर्णित ये घटना उस समय की वास्तविक खगोलीय स्थिति को दर्शा सकती है। लेकिन फिर वापस अगस्त्य विंध्य कथा पर आते हैं। अगर अगस्त्य तारा 13,000-11,000 ईसा पूर्व में दक्षिणी ध्रुव तारा था, तो ये विंध्य पर्वत पार करने वाली घटना कब हुई होगी? ध्रुव तारा बनने से पहले या बाद में? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर रूपा भाटी पराशर तंत्र के उस वाक्य पर दक्षिण में ही उगते और अस्त होते हैं और कथा के दक्षिण जाने वाले पहलू पर जोर देती हैं। उनका तर्क है कि ध्रुव तारे वाली स्थिति यानी 13,000-11,000 ईसा पूर्व वाली वो तो तारे के स्थिर होने की स्थिति है, लेकिन विंध्य को पार करना मतलब विंध्य पर्वत के अक्षांश जो करीब 24 डिग्री एन है से दिखना या ओझल होना, ये तारे की प्रिसेशन के कारण उसकी बदलती डेक्लिनेशन यानी आकाशीय अक्षांश से जुड़ा हुआ है। डिक्लिनेशन, ये क्या? और राइट असेंशन भी होता है कुछ? हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल है पर समझना जरूरी है। जैसे पृथ्वी पर किसी जगह की लोकेशन बताने के लिए हम अक्षांश यानी लैटिट्यूड और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड यूज करते हैं ना जी। वैसे ही आकाश में किसी तारे की लोकेशन बताने के लिए खगोलविद डेक्लिनेशन यानी क्रांति और राइट असेंशन यानी विश्वांश का इस्तेमाल करते हैं। डेक्लिनेशन एक तरह से आकाशीय अक्षांश है जो बताता है कि तारा आकाशीय भूमध्य रेखा से कितना उत्तर या दक्षिण में है। अच्छा, ठीक है। तो कैनोपस का डिक्लिनेशन बदला? जी हाँ, प्रिसेशन के कारण। रूपा भाटी ने खगोलीय सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जैसे वॉयेजर का इस्तेमाल करके दिखाया कि कैनोपस अपनी 26,000 साल की यात्रा में विंध्य के अक्षांश यानी लगभग 24 डिग्री एन को 2 बार पार करता है। एक बार उत्तर की ओर जाते हुए लगभग 6,500 ईसा पूर्व में और एक बार दक्षिण की ओर जाते हुए लगभग 19,000 ईसा पूर्व में। 19,000 ईसा पूर्व? जी। अब चूंकि कथा साफ तौर पर अगस्त ऋषि के दक्षिण जाने का वर्णन करती है, न कि उत्तर आने का। हाँ, ये तो है। तो रूपा भाटी का निष्कर्ष है कि ये कथा असल में उस घटना को याद करती है जब अगस्त्य तारा दक्षिण की ओर जाते हुए विंध्य के अक्षांश से नीचे गया, यानी लगभग 19,000 ईसा पूर्व के आसपास। 19,000 ईसा पूर्व? ये तो बहुत ही ज्यादा प्राचीन समय है। मुझे याद है कुछ पुराने शोध थे, शायद केडी अभ्यंकर जी का नाम आता है। हाँ, अभ्यंकर जी का। उन्होंने इस घटना को करीब 5,000 ईसा पूर्व का बताया था। इतना बड़ा अंतर कैसे? हाँ, अभ्यंकर जी का काम भी बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन उनके निष्कर्ष कुछ अलग मान्यताओं पर आधारित थे। एक तो उन्होंने माना था कि तारा क्षितिज से कम 5 डिग्री ऊपर होगा, तभी उसे दृश्य माना जाएगा। और शायद उनके पास पराशर तंत्र का ये वाला साक्ष्य उपलब्ध नहीं था जिसमें दक्षिण जाने का साफ उल्लेख है। अच्छा। इसलिए उन्होंने घटना को तारे के उत्तर आने से जोड़ा था, जो करीब 6,500-5,000 ईसा पूर्व में हुआ। लेकिन भाटी जी का तर्क है कि प्राचीन नाविक और खगोलविद बहुत कम ऊंचाई पर भी तारों को देख लेते थे। जैसे हिपार्कस ने रोड्स से कैनोपस को सिर्फ 1 डिग्री 16 मिनट की ऊंचाई पर देखा था। सिर्फ 1 डिग्री पर? जी। तो इसे ध्यान में रखते हुए और पराशर तंत्र के दक्षिण जाने के स्पष्ट कथन के साथ 19,000 ईसा पूर्व वाली तिथि कहानी के वर्णन से ज्यादा मेल खाती है
और हाँ, ये समय अगस्त्य के दक्षिणी ध्रुव तारा बनने से काफी पहले का है। 19,000 साल पहले की खगोलीय घटना की याद एक कहानी में जीवित रहना, ये सोचना ही अविश्वसनीय लगता है। क्या हमारे ग्रंथों में ऐसे और भी उदाहरण हैं जो इतने गहरे अतीत की ओर संकेत करते हों? आपने एक और शोध पत्र का उल्लेख किया था, बृहद्रथ्स ऑब्जर्वेशन ऑफ डिक्लाइन ऑफ ओशन लेवल एपॉक 34,500 BCE। क्या ये भी इसी तरह की बात करता है? हाँ, ये एक और भी ज्यादा चौंकाने वाला उदाहरण है जो हमें और भी पीछे ले जाता है। ये शोध मैत्रायणी आरण्यक उपनिषद MAU के एक संवाद पर आधारित है। मैत्रायणी आरण्यक उपनिषद? जी, इसमें इक्ष्वाकु वंश के एक बहुत प्राचीन राजा हैं बृहद्रथ। वो राजपाट त्याग कर तपस्या करने चले जाते हैं। वो ऋषि शाकायन के पास जाते हैं और संसार की नश्वरता, दुखों से भरे होने पर शोक व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि इस नश्वर शरीर में रहते हुए मैंने क्या क्या नहीं देखा। क्या देखा उन्होंने? ऐसा वो कहते हैं, अन्यानाम शोषणम, महारणावनाम शिखरिणाम प्रपतनम, ध्रुवस्य प्रचलनम, निमज्जनम पृथ्व्या। एक मिनट, क्या मतलब हुआ इसका? इसका अर्थ है, मैंने महासागरों को सूखते देखा है, पर्वतों को गिरते देखा है, ध्रुव तारे को चलते विचलित होते देखा है, पृथ्वी को डूबते देखा है। ये सब देखकर वो वैराग्य से भर जाते हैं और ऋषि से आत्मज्ञान का उपदेश मांगते हैं। रुके, महासागरों का सूखना और ध्रुव तारे का चलना, ये तो कोई सामान्य घटनाएं नहीं है। ये राजा बृहद्रथ कब हुए होंगे और क्या इन बातों का कोई वैज्ञानिक आधार हो सकता है? यहीं पर फिर से खगोल विज्ञान और भूल विज्ञान हमारी मदद करते हैं। पहली बात, मैत्रेयणी आरण्यक उपनिषद MAU 6.14 में ही एक जगह लिखा है कि प्राचीन काल में वर्ष का आरंभ मघा नक्षत्र से होता था। साल की शुरुआत मघा नक्षत्र से। जी, और उसी उपनिषद में MAU 6.33, 7.1, 7.4 ये भी साफ है कि वर्ष का आरंभ वसंत ऋतु, जिसे अग्नि कहा गया है, से माना जाता था, जो वसंत विषुव वर्नल इक्विनॉक्स को दर्शाता है। वसंत विषु मतलब जब दिन रात बराबर होते हैं, करीब 21 मार्च। अच्छा, वसंत विषुव इक्विनॉक्स। और इसका मघा नक्षत्र से क्या संबंध? संबंध वही प्रेसेशन वाला है। प्रेसेशन के कारण वसंत विषुव का बिंदु भी धीरे धीरे नक्षत्रों में पीछे खिसकता है, उसी 26,000 साल के चक्र में। रूपा भाटी ने गणना करके बताया है कि वसंत विषुव VE मघा नक्षत्र में लगभग 34,500 ईसा पूर्व में पड़ता था। 34,500 ईसा पूर्व। ये तो अगस्त्य वाली घटना से भी लगभग 15,000 साल पहले की बात हो गई। जी हाँ, क्या राजा बृहद्रथ के समय की ये गणना उनकी कई बातों से मेल खाती है? मतलब वो समुद्र का सूखना, ध्रुव तारे का चलना। आश्चर्यजनक रूप से हाँ, बिल्कुल मेल खाती है। भूवैज्ञानिक शोध हैं, जैसे जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में दत्त और अन्य का शोध प्रकाशित हुआ है, और कैस्पियन सागर जैसे जो अंतर्देशीय समुद्र हैं, उनके अध्ययन भी बताते हैं कि लगभग 40,000 से 20,000 साल पहले के बीच, खास तौर पर 36,000 साल पहले बिफोर प्रेजेंट BP के आसपास समुद्र का स्तर दुनिया भर में काफी तेजी से गिरा था। समुद्र का स्तर गिरा था? क्यों? ये वो समय था जो लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम यानी पिछले हिम युग के चरम से ठीक पहले का था, जब दुनिया का बहुत सारा पानी बर्फ के रूप में जम गया था, ग्लेशियर बन गए थे। ओह अच्छा, आइस एज। हाँ, तो बृहद्रथ का महासागरों का सूखना देखना इस वैश्विक घटना से बिल्कुल मेल खाता है। इसके उलट अगर हम होलोसीन युग देखें, मतलब लगभग 10,000 ईसा पूर्व के बाद का समय, तो उस समय समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ रहा था, न कि घट रहा था। ये तो गजब का संयोग है। और वो ध्रुव तारे का चलना, ध्रुवस्य प्रचलनम, ये और भी महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि 34,500 ईसा पूर्व के आसपास भी भारत में ये ज्ञान मौजूद था कि जिसे हम ध्रुव यानी स्थिर तारा मानते हैं, वो असल में स्थिर नहीं है, वो चलता है, विचलित होता है। ये एक्शियल प्रेसेशन के प्रभाव की सीधी और स्पष्ट जानकारी का शायद प्राचीनतम लिखित प्रमाण हो सकता है। RN अयंगर जी का शोध भी इसी ओर इशारा करता है कि प्रेसेशन का ये ज्ञान अत्यंत प्राचीन है। क्या बृहद्रथ की वंशावली के बारे में भी उपनिषद में कुछ जानकारी मिलती है जिससे इस प्राचीनता का कुछ अंदाजा लगे? हाँ, मिलती है। उपनिषद MA 1415 में बृहद्रथ अपने पूर्वजों की एक लंबी सूची गिनाते हैं। उसमें सुद्युम्न, भूरिद्युम्न, इंद्रद्युम्न,
कुवल्याश्व, यौवनाश्व, जिन्हें मानधाता भी कहते हैं, वज्राश्व, अश्वपति, शशबिंदु, हरिश्चंद्र, अमरीश, मानधाता पुत्र, नहुष, अनानत, शर्याति, ययाति, नहुष पुत्र, अनरण्य, उक्षसेन, मरुत, भरत, दुष्यंत पुत्र। ऐसे कई प्रसिद्ध नाम हैं। काफी नाम है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सूची में कहीं भी राम का उल्लेख नहीं है, जो इक्ष्वाकु वंश में काफी बाद में हुए। ये सूची बहुत ही प्राचीन लगती है और ये 34,500 ईसा पूर्व जैसे गहरे कालखंड का समर्थन करती है। आपने ध्रुवस्य प्रचलनम और आर्यन आयंगर के शोध का जिक्र किया। ध्रुव तारे के बारे में हमारे ग्रंथों में और क्या जानकारी मिलती है? पुराणों में तो वो बालक ध्रुव की कहानी है, पर क्या वैदिक ग्रंथों में भी किसी खास ध्रुव तारे का जिक्र है? हाँ, अयंगर जी का एक और शोध पत्र है, ध्रुव द एंशिएंट इंडियन पोल स्टार। वो इसी पर विस्तार से बात करता है। जैसा आपने कहा, पुराणों में उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की कहानी है, जिन्हें विष्णु से अटल पद का वरदान मिला। लेकिन वैदिक साहित्य में ध्रुव शब्द का प्रयोग अक्सर स्थिर, अचल, केंद्र के अर्थ में होता है। जरूरी नहीं कि वो हमेशा किसी एक खास तारे के लिए ही हो। अच्छा, मतलब स्थिर होना। जी, हालांकि कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। जैसे तैत्तिरीय आरण्यक में शिशुमार नाम की एक दिव्य आकृति या तारामंडल का वर्णन है। शिशुमार? हाँ, जिसका आकार डॉल्फिन या मगरमच्छ जैसा बताया गया है और जिसे आकाशगंगा में स्थित माना गया है। कुछ विद्वान इसे आज के ड्रेको तारामंडल से जोड़ते हैं। इस शिशुमार की पूंछ के अंत में एक तारा बताया गया है, जिसे बाद के भाष्यकारों ने ध्रुव से जोड़ा है। इसी तरह कृष्ण यजुर्वेद के एकाग्नि कांड में विवाह संस्कार के मंत्र हैं। उसमें वधू से कहा जाता है कि वो ध्रुव तारे की तरह स्थिर रहे। वहां ध्रुव तारे को मैथी कहा गया है। मेथी? हाँ, मैथी, यानी वो खूंटा जिससे पशुओं को बांधते हैं और जिसके चारों ओर नक्षत्र रूपी पशु घूमते हैं। ये ध्रुव तारे की स्थिरता और आकाशीय घूर्णन के केंद्र होने की कल्पना को साफ दिखाता है। तो अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो पोलैरिस से पहले कौन सा तारा उत्तरी ध्रुव तारा था, क्या पता है हमें? हाँ, अयंगर और उनसे पहले जैकोबी जैसे विद्वानों का मानना है कि लगभग 3200 ईसा पूर्व से 2400 ईसा पूर्व के आसपास ड्रैको तारामंडल का ही एक तारा है, थ्यूबान, अल्फा ड्रैकोनिस। थ्यूबन? हाँ, थ्यूबन। वो पृथ्वी की धुरी की सीध में था और उत्तरी ध्रुव तारे का काम करता था। ये समय यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथों के काल से मेल खाता है। अच्छा, 3000 BC के आसपास? जी, लेकिन अब सोचिए, अगर थ्यूबन 3000 ईसा पूर्व के आसपास ध्रुव तारा था, तो बृहद्रथ का उससे भी 30,000 साल पहले ध्रुवस्य प्रचलनम यानी ध्रुव के चलने की बात कहना, ये कितना अद्भुत है। ये दिखाता है कि प्रेसेशन जैसी धीमी खगोली प्रक्रिया का ज्ञान और उसका अवलोकन कितना प्राचीन हो सकता है हमारे यहाँ। वाकई, ये सारी चर्चा सुनकर एक बात तो एकदम साफ हो जाती है मेरे मन में कि अगस्त्य हो या बृहद्रथ, इनसे जुड़ी कथाएं या संवाद सिर्फ नैतिक कहानियां या दार्शनिक विचार भर नहीं है। इनमें तो हमारे पूर्वजों द्वारा हजारों साल पहले किए गए खगोलीय और शायद भूवैज्ञानिक अवलोकन भी किसी न किसी तरह से दर्ज हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये हमें बताता है कि हमारे पूर्वज कितने सजग दृष्टा थे। उन्होंने सिर्फ आकाश के तारों को पहचाना ही नहीं, बल्कि उनमें होने वाले अत्यंत धीमे, हजारों साल लंबे बदलावों जैसे प्रेसेशन को भी समझा और उसे अपनी स्मृतियों में, अपनी कथाओं में, अपने ग्रंथों में किसी न किसी रूप में सहेज कर रखा। अगस्त्य की कहानी हमें तारे के दक्षिणी ध्रुव तारा बनने और फिर विंध्य अक्षांश को पार करने लगभग 19,000 ईसा पूर्व तक ले जाती है, और बृहद्रथ का संवाद हमें और भी पीछे लगभग 34,500 ईसा पूर्व में ले जाता है, जब वसंत विषुव मघा नक्षत्र में था, जब पृथ्वी हिमयुग के करीब थी और समुद्र तल नीचे था, और जब लोगों को ये ज्ञान था कि ध्रुव तारा भी स्थिर नहीं है। ये कमाल है। सच में कमाल है। अच्छा, आज के समय में जब हम इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं, इस प्राचीन ज्ञान को जानने या समझने का क्या महत्व है? क्यों करें हम ये सब? इसका बहुत महत्व है। देखिए, भारत भूमि को ज्ञान ग्रंथों की एक अमूल्य विरासत मिली है। वेद, उपनिषद, पुराण, आरण्यक, इतिहास ग्रंथ
सूत्र ग्रंथ, न जाने क्या क्या। लेकिन कहीं ना कहीं वो परंपरा अब उतनी सशक्त नहीं रही जहां विद्वान, पंडित या कथावाचक इन ग्रंथों में छुपे गहरे वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या दार्शनिक अर्थों को सरल भाषा में समाज तक पहुंचाते थे, जैसे शायद पराशर ने अपने शिष्य कौशिक के लिए किया था। एक तरह का कह सकते हैं ज्ञान सेतु कमजोर हुआ है। और इस कमजोरी का क्या परिणाम हो सकता है? इसका खतरा ये है कि जब हम अपनी जड़ों से, अपने मूल ज्ञान से कटे होते हैं, तो उस खालीपन को भरने के लिए या तो बाहरी प्रभाव हम पर हावी हो जाते हैं, या फिर हमारी अपनी संस्कृति और ज्ञान परंपरा की गलत, अधूरी या एकदम सतही व्याख्याएं प्रचारित होने लगती हैं। कई बार इन गहरी बातों को केवल अंधविश्वास या कपोल कल्पना मान लिया जाता है, क्योंकि उनके पीछे के वैज्ञानिक या ऐतिहासिक संदर्भ को समझने का प्रयास ही नहीं किया जाता। हाँ, ये बात तो है। तो जो श्रोता हमें सुन रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है? कैसे वो इस खाई को पाट सकते हैं? संदेश बहुत सरल है। अपनी इस महान विरासत को जानने के लिए थोड़ा समय निकालिए, जिज्ञासा रखिए। इन प्राचीन ग्रंथों और कथाओं को केवल पूजा पाठ की वस्तु या सिर्फ पुरानी कहानियां मानकर छोड़ मत दीजिए। कोशिश कीजिए कि इन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, एक आलोचनात्मक नजरिए से समझें। आज इंटरनेट और अन्य माध्यमों पर बहुत सी जानकारी उपलब्ध है, शोध पत्र उपलब्ध है। इन्हें पढ़ें, सुने, देखें। क्या पता इन प्राचीन पन्नों में आज की किसी समस्या का समाधान छुपा हो, या हमारे पूर्वजों की कौन सी अद्भुत उपलब्धि हमें प्रेरित कर जाए। वाकई ये एक बहुत जरूरी बात कही आपने। उम्मीद है अगस्त्य ऋषि और प्राचीन भारतीय खगोल ज्ञान की ये यात्रा आपको रोचक लगी होगी, और इसने आपको अपनी जानी पहचानी कथाओं को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित किया होगा। न जाने ऐसी और कितनी कहानियों में कितने रहस्य उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ज्ञान की खोज एक अंतहीन यात्रा है। सवाल पूछते रहिए, खोजते रहिए और अपने ज्ञान के क्षितिज को विस्तार देते रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी गहरी खोज के साथ। तब तक के लिए आओ जो। जय हिंद।